नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग बाय बैंकर की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग और नेशनलाइजेशन की क्या जरूरत पड़ी। बैंकिंग बाय बैंकर आपका इस पूरे सत्र के दौरान साथी बना रहेगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है रवि। मैं पिछले 10 साल से भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बतौर अधिकारी एक पब्लिक सेक्टर बैंक में कार्यरत हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरे 10 साल के बैंकिंग अनुभव का आनंद इस शैक्षणिक क्षेत्र में प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला बात, व्हाट इज़ ए बैंक। Bank is a financial institution that accept deposit from the public institution and give loan to public institutions. मीन बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो पब्लिक से जमा लेती है, संस्थाओं से जमा लेती है और पब्लिक यानी कि जनता और संस्थाओं को जो जमा लिया गया है उसी में से ज़रूरत वाले लोगों और संस्थाओं को ऋण देती है। इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग क्या है। तो एज पर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बैंकिंग इज डिफाइंड when a financial institution accept deposit from the public for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. Banks are also providing financial services to its customer such as insurance, demat, leasing, investment, etc. बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में बैंकिंग को डिफाइन किया गया है कि बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करती है। किसके लिए? लैंडिंग यानी कि ऋण देने के लिए, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने के लिए, और ये पैसा कहाँ से लेती हो? पब्लिक से यानी कि जनता से, यानी कि हम लोगों से, जो कि रिपेबल यानी कि देकर होता है, ऑन डिमांड मांग पर, जिसे विड्राएबल बाय चेक यानी कि जिसे चेक के द्वारा निकाला जा सकता है, और ड्राफ्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से। बैंक आर आल्सो प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज। बैंक अपने ग्राहकों को और भी सुविधाएं प्रदान करती हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस यानी कि बीमा, डीमेट यानी कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट, लीजिंग आपका होता है पट्टे पर देना, और इन्वेस्टमेंट आपका निवेश। जब हम इन सभी या इनमें से कुछ सेवाओं को बैंक से प्राप्त करते हैं तो हम असल में उस बैंक के साथ बैंकिंग कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, हमारे जो देश का बैंकिंग का इतिहास है वो साथियों बहुत पुराना है। आज़ादी से भी पहले से, या कहें बैंकिंग की असल शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया ट्राइब्स के द्वारा। अगर आधुनिक बैंकिंग की हम बात करें तो इसका उत्थान यानी कि इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उन विभिन्न चरणों का हम इसमें जिक्र करते हैं। पहला चरण प्री इंडिपेंडेंस स्टेज यानी कि स्वतंत्रता से पहले का, यानी कि 1947 से पहले का दौर जो था बैंकिंग का वो। दूसरा है 1947 से 1991 का दौर। 1947 से 1991 का दौर था वो बैंकिंग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर माना जाता है कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई उस दौर में
जिसने आज की बैंकिंग को जन्म दिया। एंड देन आता है हमारा तीसरा और अंतिम यानी कि थर्ड फेज 1991 टू टिल डेट, दैट इज फेज ऑफ डिजिटाइजेशन इन बैंकिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग एंड लिबरलाइजेशन। दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला के दौरान हम बीच में आपको क्विक नोट बताते रहेंगे। ये क्विक नोट उस स्लाइड से संबंधित बेसिक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएगा। तो इस स्लाइड का जो क्विक नोट है वो है कि वाई 2000 एंड बियॉन्ड मार्क्ड एज बैंकिंग डिजिटाइजेशन पीरियड। ये डिजिटाइजेशन जो बैंकिंग की है ये 2007 से पहले शुरू तो हो गई थी, पर इसने उतनी तीव्र गति में तरक्की क्यों नहीं की। इसका कारण है 2007 में सरकार द्वारा PSS एक्ट यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट यानी कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस एक्ट का मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि जो बेसिक इसकी की फीचर्स थी। इस एक्ट ने बैंक्स को एनेबल किया किसी भी वित्तीय लेन देन को लीगलाइज करने के लिए। आपके आज के समय में जितनी भी बैंकिंग प्रोवाइडिंग एप्स हैं, बैंक्स हैं या अन्य जो भी मोड हैं जिसके थ्रू आप बैंकिंग कर पा रहे हैं, उन सभी मोड्स को लीगलाइज, उन सभी मोड्स की पेमेंट्स को लीगलाइज बैंकिंग की दुनिया में केवल एक यही एक्ट करता है जिसे कहा जाता है PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इस के बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पे, और जो कि है प्री इंडिपेंडेंस स्टेज बिफोर 1947। बैंकिंग में आज से पहले, यानी कि आज से पहले नहीं कहेंगे हम कहेंगे जो शुरुआत थी जो बैंकिंग की, उससे पहले जो बैंकिंग होती थी, जो लेन देन होते थे, वो मुद्रा तो उस समय थी नहीं, पैसा तो उस समय था नहीं, तो वो कैसे होता था? उसके लिए प्रचलन में था बार्टर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि वस्तुओं का लेन देन आपस में किया जाता था। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, आप अनाज के व्यापारी हैं, मुझे अनाज चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, तो हम एक इकाई निश्चित करते थे कि 10 किलो अनाज के बदले 2 मीटर कपड़ा, और हमने उसमें अपना लेन देन कर लिया निर्धारित इकाई अनुसार। तो ये बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मेसोपोटामिया ट्राइब्स ने ही शुरू किया था। एंड देन बार्टर सिस्टम के बाद जब हमारी बैंकिंग शुरू हुई, तो बैंकिंग शुरू हुई इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा, जिसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारे देश का निसंदेह पहला बैंक था, पर कुछ कारणों से वो इतना सफल नहीं हो पाया और अंततः 1832 में यानी 1832 में उसे अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े। बैंक की तो आवश्यकता थी, क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन्हें अपने वित्तीय लेन देन के लिए बैंकों की आवश्यकता थी, और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने चार्टर सिस्टम, यानी कि हम कहेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा जो कानूनी दस्तावेज
जारी किए जाते थे, नियम दस्तावेज जो जारी किए जाते थे, उनके द्वारा 3 बैंकों की स्थापना की गई। उन 3 बैंकों को कहा गया प्रेसिडेंशियल बैंक्स। प्रेसिडेंशियल बैंक्स में पहला बैंक जो हमारा था वो था बैंक ऑफ बंगाल, जिसकी स्थापना हुई 1809 में। देन आया हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना हुई 1840 में। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना हुई 1843 में। अब इन 3 बैंक्स की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की एज पर चार्टर। एंड 3 बैंक्स को मैनेज करना अंग्रेज़ों के लिए थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने 1921 में इन तीनों को एक बैंक के रूप में मर्ज कर दिया और उसे नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसे देखा जाए तो ये हमारे देश का पहला मर्जर था जो कि आज़ादी से पहले हो गया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो देश का इकलौता बैंक था। आज़ादी के बाद 1949 में, यानी कि 1949 में जब हमारे देश में सरकार का गठन हो गया था, तब सरकार ने देखा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय संस्थाओं को दृढ़ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने पेश किया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आज भी सभी बैंक्स हमारे देश में जो कार्यरत हैं, चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर में ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, हम कर रहे थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। अब सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तो ठीक है, बैंक के तौर पे देश में कार्य कर रहा है, पर इसकी पहुंच लोगों तक इतनी नहीं थी, यानी कि आम जनता तक इसकी पहुंच न के बराबर थी। कारण था इसका स्वामित्व। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था, जिसे बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के दायरे में लाते हुए 1955 में सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, और यहाँ जन्म हुआ हमारे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक का। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया गया और जन्म हुआ भारतीय स्टेट बैंक का। अब हम बात करते हैं हमारे देश में बैंकिंग स्ट्रक्चर की। हमारे देश में जो बैंक काम कर रहे हैं उनके बारे में हम अब बात करते हैं। तो सबसे जो बैंकिंग की हमारी एपेक्स बॉडी है, जो सबसे बड़ी बैंकिंग की संस्था है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक। अच्छा दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या भारतीय स्टेट बैंक भी आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है? जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ही काम करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर ही काम करता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि हमारे देश की बैंकिंग की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है, जितने भी अन्य बैंक हैं, चाहे वह प्राइवेट हों, सरकारी हों, कोऑपरेटिव हों, पेमेंट्स बैंक हों, स्मॉल फाइनेंस बैंक हों, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। तो बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाले बैंक्स की। ये हमें एक झलक भी देगा कि हमारे देश में किस तरह की बैंक्स काम करते हैं।
सबसे पहले है आपकी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी कि वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक में हमारे 4 तरह के बैंक्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जिन्हें हम आसान भाषा में सरकारी बैंक भी कहते हैं। सरकारी बैंक यानी कि कुछ इसके उदाहरण हैं भारतीय स्टेट बैंक, आपका पंजाब नेशनल बैंक, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह कुल 12 बैंक्स हैं जो आज के समय में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गिने जाते हैं। देन आते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि निजी स्वामित्व वाले बैंक्स। इसमें हमारे ICICI, HDFC, एक्सिस और आपका DCB, ये सब बैंक्स आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या ज़्यादा अंतर है, क्यों उन्हें प्राइवेट कहा गया, इन्हें पब्लिक कहा गया? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में दोस्तों जो स्वामित्व है, जो ओनरशिप है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है, यानी कि जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो भारतीय सरकार का है। और जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वो कुछ लोगों के हाथ में रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहता है जो उन बैंक्स को गवर्न करते हैं। फिर आते हैं हमारे रीजनल रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक जिन्हें हम कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देन हमारे फॉरेन बैंक्स यानी कि विदेशी बैंक। ये हो गया हमारे कमर्शियल बैंक के 4 प्रकार। देन इसी कड़ी में जो अगला आता है वो आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, उससे अगला है पेमेंट्स बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स के भी 2 प्रकार होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नेशनलाइज बैंक का जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि भारत सरकार का रहता है। मतलब इसकी मोर देन 51% जो स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेंगे। अच्छा दोस्तों, नेशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया काम कर ही रहा था, तो नेशनलाइजेशन की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ी कि गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको बताया, महसूस किया कि जनता को बैंकिंग की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बैंक देश में ज़रूर चल रही है। आम जनता तक बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाने हेतु बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया और सरकार की जो मंशा थी वो ये थी कि आम जनता को, जनता की वेलफेयर की जो स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है जिससे जनता का उत्थान हो, गरीब से गरीब लोग भी बैंक की सुविधाएं ले पाएं, उन सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकारी बैंकों का जो आइडिया है वो गवर्नमेंट ने अपनाया था। आज भी आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत कम मोटिवेट करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो मेन मोटिव है दैट इज़ प्योरली इनकम। उनका बहुत कम कंसर्न रहता है सोशल वेलफेयर को लेकर। इसीलिए सरकार ने बैंक्स को नेशनलाइज किया ताकि सोशल वेलफेयर भी बैंकिंग में हो। जैसे बहुत सी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसे हम PMJDY कहते हैं, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये सब स्कीम्स को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नेशनलाइजेशन किया गया।
अब इंडिपेंडेंस के बाद आज की तारीख में हमारे पास जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आफ्टर मर्जर जो बचे हैं, मर्जर 2019 और 2020 में सरकार ने कुछ बैंक्स का मर्जर आपस में किया है। तो देश का सबसे बड़ा बैंक हमारा भारतीय स्टेट बैंक, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से नेशनलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसकी स्थापना हुई। बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में, कैनरा बैंक की 1906 में, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, पंजाब एंड सिंध बैंक 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 और इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 और यूको बैंक 1943। तो इस सूची से आप देख पाएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ दें तो जितने भी बाकी के 11 बैंक्स हैं उन सब का जो जन्म है वो आज़ादी से पहले हो गया था। वैसे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक ही माना जाए, क्योंकि इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रारूप का जन्म तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स के द्वारा जब शुरुआत हुई तो वही 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील हुए थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले वो बने और फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बने। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फ़ेज़ 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फ़ेज़ 2 पे, जो है 1947 से 1991 का दौर, दैट इज़ फ्रॉम 1947 टू 1991। तो दोस्तों ऐसा था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे जो अधिकतर बैंक्स थे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। अराउंड 590 बैंक्स थे और इतने बैंक्स देश में होने के बाद भी हमारी टोटल जो पॉपुलेशन थी उस समय उसके 2.5% के पास में बैंकिंग की सुविधा नहीं थी। और लोग बैंकिंग सुविधा न होने के कारण जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे उन्हीं के ऊपर निर्भर करते थे। अब गवर्नमेंट तो चाहती थी कि लोग बैंकों से जुड़े, तो 1959 में सरकार ने एक मर्जर किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और सशक्त किया गया। और 7 सब्सिडरी जो उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की थी उन्हें नेशनलाइज किया गया। और 7 सब्सिडरी के नाम आपके सामने हैं। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2008 में मर्ज किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इसे भी स्टेट बैंक के साथ में 2010 में मर्ज किया गया। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 2017 में, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी 2017 में, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 2017 में, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 2017 में और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर 2017 में। इन सब बैंक्स को 1959 में नेशनलाइज किया गया था और 2008, 2010 और 2017 में इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और सशक्त किया गया। इसके साथ ही सरकार ने एक बैंक स्थापित किया था, भारतीय महिला बैंक। इस बैंक में जो ज़्यादातर, कहीं सभी तो नहीं, ज़्यादातर जो स्टाफ था वो महिला था, महिला कर्मचारी इस बैंक में थे। और इस बैंक का उद्देश्य था कि महिलाओं को बैंकिंग
से जोड़ा जाए। महिलाएं अपने आप को बैंकिंग में लाने के लिए इस बैंक की सहायता लें, ऐसा सरकार ने उस समय सोचा था। इस बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में 2017 में मर्ज किया गया। फिर भी अब भी देश में 590, मैंने आपको जैसा कि बताया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे और एक सरकारी बैंक था, भारतीय स्टेट बैंक, उसके साथ सहयोगी बैंक यानी कि सब्सिडरी बैंक, तो अब कुल हो गए थे 8। पर जो सरकार का उद्देश्य था कि बैंकिंग को जनता तक पहुंचाना है, वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो पाया था और उसके लिए सरकार ने अगला कदम उठाया 1969 यानी कि 19 जुलाई 1969 को, जो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने देश के 14 कॉमर्शियल बैंक्स यानी कि वाणिज्य बैंकों को नेशनलाइज करने का फैसला लिया और उन बैंकों को चुना गया जिनका 19 जुलाई 1969 को एक कट ऑफ डेट रखी गई थी। उस समय 50 करोड़ से अधिक का कुल जमा था, मतलब जिन जिन बैंक्स के पास भी 50 करोड़ से अधिक का जमा था उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया और ऐसे बैंक थे 14। वो 14 बैंक आपके सामने। एक इलाहाबाद बैंक को किया गया था नेशनलाइज, जिसे सरकार ने 2020 में इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया। उसके बाद आपका बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, देना बैंक है। देना बैंक को भी सरकार ने 2020 में बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, तो सिंडिकेट बैंक का भी मर्जर हो चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, इसका भी मर्जर हो चुका है, एंड यूको बैंक। इन 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ये इन 14 बैंक्स को जुलाई 1969 में नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद हम आते हैं अगली स्लाइड पर। इस जो सेकंड हम कहेंगे मर्जर की प्रोसेस थी, इसमें सरकार ने एक एक्ट का सहारा लिया। वो था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1980। और ये जो बैंक्स हैं, ये 1980 में एक ऑर्डिनेंस के द्वारा नेशनलाइज किए गए थे। इन्हें 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइज किया गया, जिसमें आपका आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजय बैंक। आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया 2020 में। कॉरपोरेशन बैंक भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1993 में 1993 में ही पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो चुका था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 2020 में पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज किया गया था। यहाँ मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया है गलती से, इसे आप रेक्टिफाई कर लें। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुआ था। पंजाब एंड सिंध बैंक आज भी एग्जिस्टिंग है, आज भी बैंकिंग कर रहा है। एंड विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसमें ध्यान दें, विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रैल 2019 में मर्ज किया गया था। इसके बाद आ जाता है दोस्तों हमारा थर्ड फेज,
liberalization and digitization in banking. During this phase, government has liberalized many norms and open entry for many private players. और जो फास्ट पेस ऑफ डिजिटाइजेशन था वो बूस्टर था बैंक की ग्रोथ के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए इंडिया में. एट दैट टाइम ऑलमोस्ट एवरी बैंक स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल वेज ऑफ बैंकिंग. 1991 के समय में देश में जो आपका कंप्यूटराइजेशन का दौर था वो शुरू हो गया था और हर बैंक इसी तरह बढ़ रहा था कि डिजिटाइजेशन को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कस्टमर बेस में ऐड किया जाए. अब क्योंकि 1991 में भी देश में इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज के मुकाबले हम देखें तो बहुत सुविधाएं हमें मुहैया या उपलब्ध हैं. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो बता पाए कि देश की बैंकिंग को किस तरफ और किस बदलाव की आवश्यकता है. और उस कमेटी का नाम था एम नरसिम्हम कमेटी, जिसे 1991 में बनाया गया. इस कमेटी को जब बनाया गया तो इस कमेटी को बनाने में उस समय के वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह का बहुत योगदान था. उनकी रिकमेंडेशन पे इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी को बनाया गया था बैंक्स की. गवर्नमेंट ने बैंक को नेशनलाइज तो कर दिया, अब गवर्नमेंट ये देखना चाह रही थी कि क्या वो स्टेबल हैं. अब उस स्टेबिलिटी की एग्जामिनेशन के लिए और ये जानने के लिए कि क्या जिस स्ट्रक्चर पे या जिस वे में वो बैंक काम कर रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल बनेंगे या प्रॉफिटेबल हैं तो क्या प्रॉफिटेबल रहेंगे, इन दोनों चीज़ों को साथ में ये जानने के लिए कि और क्या नया बैंकिंग में किया जाए, इस चीज़ को जानने के लिए सरकार ने एम नरसिम्हम कमेटी 1991 का गठन किया. और इस कमेटी ने अपना सुझाव 2 रिपोर्ट्स के माध्यम से दिए, रिपोर्ट 1 एंड रिपोर्ट 2. रिपोर्ट 1 was about the we can say about opening of entry for new players, and report 2 is about the process of new reforms and the way in which government banks should adopt digitization. इन 2 रिपोर्ट्स में से पहली रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने नए प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एंट्री ओपन की और जन्म हुआ 10 नए प्राइवेट बैंक्स का, जिसमें आज के समय के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक अभी बंद हो चुका है, बैंक ऑफ पंजाब ये भी बंद हो चुका है, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, IDBI बैंक, टाइम्स बैंक और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक. इन 10 नए बैंक्स का जन्म नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया उस लाइसेंस के द्वारा इन 10 बैंक्स का जन्म हुआ. तो इसकी सेकेंड रिपोर्ट थी अबाउट डिजिटाइजेशन. गवर्नमेंट ने रिपोर्ट को जब पढ़ा, गवर्नमेंट के DFS डिपार्टमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जब रिपोर्ट को पढ़ा तो किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए डिपार्टमेंट यानी कि सरकार चाहती थी कि कुछ कारण हो.
तो कारण जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में, नरसिम्हम ने जो अपनी रिपोर्ट में बताए थे कि क्यों ये किया जाना चाहिए, उन कारणों ने आज जो हम बैंकिंग कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, उस बैंकिंग के जन्म में अहम योगदान दिया। आपके सामने है कि क्यों डिजिटाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला कारण है बेटर एफिशिएंसी। आज के समय में कोई भी ग्राहक बैंक आता है तो बैंक का जो सिस्टम है, बैंक के जो सॉफ्टवेयर है, फिनेकल है जिसे इन्फोसिस जो हमारी आईटी कंपनियां है देश की वो प्रोवाइड कराती है, बैंक्स लिंक है जिसे टीसीएस प्रोवाइड कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इतने दृढ़ और इतने ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर हैं, ये बता देते हैं कि किस कस्टमर की क्या नीड है। ये आपके बैंकिंग बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। अब आप सोचिए कि आप बैंक गए हैं डेबिट कार्ड लेने के लिए, और वहाँ जो कर्मचारी बैठा है उसे पहले से ही ज्ञात है कि वो पहले से ही जानता है कि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने उसे, जैसे ही उसने आपके अकाउंट की डिटेल्स देखी तो सिस्टम ने उसे बता दिया यू आर नॉट ए डेबिट कार्ड होल्डर। तो वो आपको सामने से पूछेगा, सर आप डेबिट कार्ड के लिए आए हैं, मैडम आप डेबिट कार्ड के लिए आए हैं। दिस इज हाउ डिजिटाइजेशन इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। लो कॉस्ट ऑपरेशंस हो गए हैं। लो कॉस्ट सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग और सबसे बेनिफिशियल कॉस्ट कटिंग हम कह सकते हैं। बैंक अब पेपर पर बहुत कम निर्भर रह गए हैं। पेपर पर जो बैंक्स की डिपेंडेंसी है दैट इज नाउ लेस देन 5%। 95% ऑफ द बैंकिंग आर डिजिटल नाउ। इसके लिए बैंक ने बड़े बड़े डेटा वेयर हाउसेज बनाए हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हैं, कस्टमर का डाटा ब्रीच ना हो और कस्टमर की प्राइवेसी इजीली मेंटेन रखी जा सके। सपोज आप बैंक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राहक हैं और आप समाज में भी एक बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि मेरी बैंकिंग की डिटेल्स मैं सिर्फ मुझे पता हो या मेरे बैंक को पता हो, वो कभी पब्लिक में ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान बैंक बखूबी रखते हैं। आज के समय में जितनी भी बैंकिंग हो रही है वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली यानी कि यूज़र फ्रेंडली हम कहेंगे हो गई है। हर बैंक ने बहुत सी ऐसी ऐप्स बना दी हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं। जैसे हम बात करेंगे यूपीआई ऐप की, जितने भी यूपीआई बैंक हैं लगभग जो आदमी बेसिक मोबाइल ऑपरेशंस जानता है वो उसे यूज़ कर सकता है। और इन ऐप्स को बनाने का जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है वो है DIY यानी डू इट योरसेल्फ। आप बैंकिंग खुद ही कर लें, आपको बैंक आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी शानदार एप्लीकेशंस बैंक्स ने बनाई हुई हैं आज के समय में, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं SBI योनो का। उसके बाद जो उससे बहुत ही कंपैरेटिव ऐप है बैंक ऑफ बड़ौदा की है, BOB वर्ल्ड करके, आपकी HDFC की है। और इस तरह आज के समय में हर बैंक ने एक नहीं मल्टीपल ऐप्स बनाई हुई हैं। कोई किसी कार्य को पूर्ण करती है, कोई दूसरे कार्य को पूर्ण करती है। और इन सब ऐप्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, बेहतर ग्राहक सेवा। और ग्राहक सेवा भी ऐसी कि उस सेवा को उपलब्ध करने के लिए बैंक को ना ही तो ग्राहक से संपर्क करना पड़े और ना ही ग्राहक को बैंक से संपर्क करना पड़े। ग्राहक स्वयं ही अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर ले। इन ऐप्स में आज के समय में जो बिल्कुल लेटेस्ट जो चल रहा है वो है VKYC और डिजिटल लोन्स। VKYC है वीडियो KYC।
आपको खाता खोलने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो KYC नो योर कस्टमर, वीडियो नो योर कस्टमर, इसके द्वारा आपके आधार कार्ड को बेस मानते हुए, आधार कार्ड के डाटा को बेस मानते हुए आपका अकाउंट ओपन किया जाता है। आप जिस भी बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, बशर्ते वो बैंक VKYC को सपोर्ट करता हो, आप उसमें घर बैठे खाता खोल सकते हैं। और दूसरा है डिजिटल लोन्स। कोई बैंक आपके बैंकिंग व्यवहार को देखते हुए आपको प्री अप्रूव्ड लोन सैंक्शन करता है, जिसे आप घर बैठे उपलब्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बिना बैंक जाए, बिना कोई दस्तावेज बैंक को दिए। अपने मोबाइल पर बैंक की एप्लीकेशन में आप उसे स्वयं प्रोसेस करेंगे और पैसे आपके खाते में। दूसरा है बेटर रिलेशनशिप। अब बैंक ये मानते हैं कि जब हम ग्राहक को सारी सुविधाएं बिना ग्राहक के बैंक आए, बिना ग्राहक के बैंक से संपर्क किए उसे प्रदान कर रहे हैं, चाहे वह खाता खोलना है, चाहे वह लोन लेना है, चाहे वह सावधि जमा यानी कि टर्म डिपॉजिट बनाना है, चाहे वह पैसा ट्रांसफ़र करना है, वो सब आज के समय में ग्राहक के मोबाइल से ग्राहक स्वयं कर पा रहा है। तो इससे रिलेशनशिप बेटर होता है। और ये सारी सुविधाएं बैंक अपनी ऐप्स पे, जिन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहा है, वो है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, USSD कोड, व्हाट्सएप बैंकिंग, इन सब के माध्यम से बैंक आपको ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। आज का समय जो है वो AI का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT के बहुत से मॉड्यूल्स, बहुत से वर्जन्स आज के समय में काम कर रहे हैं। हर कंपनी, हर टेक दिग्गज आज के समय में AI पे फोकस है। और बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो भी इससे अछूता नहीं है। बैंक्स भी AI का यूज़ करके अपने ग्राहकों को और बेहतर ग्राहक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नरत हैं। इसमें बहुत से बैंक्स ने अपने चैटबॉट्स, यानी कि चैटबॉट इज़ लाइक ए सॉफ्टवेयर, वो जो है वो डेवलप किए हैं, जो बैंक के सेंट्रल सर्वर पर काम करते हैं और ग्राहक को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इन चैटबॉट्स के कुछ एग्जांपल हैं। ईवा है। ईवा जो है वो HDFC बैंक का चैटबॉट है। ILA है, ILA, वो भारतीय स्टेट बैंक का है। और आदि है, ADI, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का। ऐसे ही लगभग हर बैंक का अपना एक चैटबॉट आज के टाइम है, और जिन बैंक के पास नहीं है वो जल्दी ही उपलब्ध कराने के लिए इस पर कार्यरत हैं। अब इस डिजिटाइजेशन का जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा फ़ायदा जो हुआ है वो हुआ है इकोलॉजी। 95% बैंकिंग डिजिटल है, तो यूज़ ऑफ पेपर घट गया है। आप किसी भी काम को करने के लिए अगर चाहें तो बिना पेपर के बैंकिंग कर सकते हैं। आप कैश जमा करवाने के लिए कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, बैंक आपको कस्टमर कार्ड इशू करते हैं। आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेपर की खपत जो बैंकिंग में है वो बहुत कम हो गई है। अब इसी के साथ हमारा फेज़ 3 भी कंप्लीट होता है। अब दोस्तों, जो इस चैप्टर का हमारा जो मुख्य, या कहेंगे जो इस चैप्टर का हमारा जो आधार था, नेशनलाइजेशन,
नेशनलाइजेशन क्यों हुआ? जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, देश में 590 से अधिक, एक्चुअली 598, 598 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, फिर भी करीब 2.5% ही लोगों तक बैंकिंग की पहुंच थी, जिसे गवर्नमेंट बढ़ाकर, गवर्नमेंट का उस समय लक्ष्य था कि कम से कम 40% लोगों के पास बैंकिंग की पहुंच हो। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बैंक्स को नेशनलाइजेशन करना गवर्नमेंट का एक मुख्य उद्देश्य था। पर इसके साथ गवर्नमेंट्स के सामने कुछ अन्य परेशानियां भी थी। 1947 यानी कि आज़ादी के समय से लेके 1955 यानी कि 9 वर्ष के अंतराल में, ये जो 9 वर्ष का अंतराल था, ये सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि जो बैंक्स इन 9 साल में फेल हो रही थी, उनकी जो फेल होने की स्पीड थी या जो गति थी, वो बहुत अधिक थी, अलार्मिंग थी, चिंताजनक विषय था सरकार के लिए। प्रत्येक वर्ष 40 बैंक यानी कि करीब 7% बैंक, 7% बैंक हमारे देश में फेल हो रहे थे। और उस समय, आज के समय में जो सुविधा उपलब्ध है DICGC की, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की, DICGC उस समय नहीं था। अर्थात जो बैंक फेल हुआ, उस बैंक में जिन लोगों का पैसा है वो डूब गया। अब 9 साल में 361 बैंक्स फेल हुई और उन्होंने अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया। अब ये 9 साल के दौरान ही क्यों फेल हुई? उससे पहले 1947 से पहले क्यों नहीं फेल हुई? इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ना। उस समय जो मनी का सेंट्रलाइजेशन था, वो ज़्यादातर अंग्रेजों के पास था या राजाओं के पास था। अधिकतर बैंक्स अंग्रेजों द्वारा ही ऑपरेटिव थी। अब जब अंग्रेज देश छोड़ने लगे तो बैंक्स बंद करने, उन्होंने बैंक्स को बंद किया। अब जैसे जैसे बैंक्स फेल होने लगी तो लोगों में भी हड़बड़ाहट की स्थिति पैदा हुई। एक चाउस क्रिएट हुआ कि कहीं हमारी बैंक ना फेल हो जाए, कहीं मेरा पैसा जिस बैंक में है वो फेल ना हो जाए। तो लोगों ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब बैंक्स जो हैं वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। अब जब रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होगी तो अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर होगी। और अर्थव्यवस्था को कमज़ोर होने से बचाने के लिए सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पारित किया, जिससे वो बैंक्स पर कंट्रोल कर सके। और 1949 में एक्ट पास करने के बाद 10 साल तक बैंक्स को इस एक्ट के थ्रू कंट्रोल करने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नेशनलाइजेशन। और पहला जो नेशनलाइजेशन 1959 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7 एसोसिएट्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। और जो उद्देश्य था वो वही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग के क्षेत्र में लाया जाए, जिससे कि जो देश की उस समय सबसे महत्वपूर्ण या कहें सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला क्षेत्र जो था उस समय, यानी कि हमारा कृषि क्षेत्र, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए। इस चीज़ के लिए सरकार ने बैंक्स को नेशनलाइज किया ताकि अधिक से अधिक लोग बैंकिंग में जुड़ें, अधिक से अधिक लोगों का पैसा बैंक्स में रहे, वो सुरक्षित रहे और उस पैसे के द्वारा कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा के कृषि क्षेत्र की तरक्की की जा सके।
तो दोस्तों पहली क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये क्लास, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और साथ में ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने मूल्यवान सुझाव मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या और बेहतर मैं आपको इसमें उपलब्ध करवा सकता था। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में आपको इससे बेहतर जानकारी, इससे बेहतर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं दे पाऊँ। इसी के साथ धन्यवाद।